चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या है सर? ये फिट्जगेरल्ड एंड मून ने दिया था बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्या होता है सर? सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल होता क्या है? ठीक है, ये एक टाइप का ऐसा है सॉल्यूशन बताता है आपको किस चीज का सर? सर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आपको मदद करता है जब आपकी इंडस्ट्री या तो सर्विस हो या तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करता है। ठीक है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री सबके इसमें मदद करता है। एंड ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा केस स्टडीज इस मॉडल पे पूछिए, फिट्जगेरल्ड एंड मून मॉडल पे सबसे ज्यादा केस स्टडीज पे पूछिए, फिट्जगेरल्ड एंड मून मॉडल पे। ठीक है, अब ये होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, मैं कैसे याद करता था। एक एक मतलब ये 3 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड, डायमेंशन, रिवॉर्ड्स। देखो बिल्डिंग है, ये सर यहाँ लिखा हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। कोई भी बिल्डिंग उड़ाने के लिए क्या लगता सर? RDX लगता। क्या लगता बेटा? RDX। क्या लगता? RDX। यस सर। अब अपने को एक्स की तो जरूरत है नहीं जिंदगी में, एक्स को काट दो, एस डाल दो। क्या जेड डाल दो? एक्स को काट के एस डाल दो। तो अपने को RDS चाहिए। क्या चाहिए बेटा? RDS। आर से सर रिवॉर्ड्स, डी से सर डायमेंशन, एस से सर स्टैंडर्ड्स। मतलब कोई भी बिल्डिंग उड़ाने के लिए RDX चाहिए, एक्स को काट दो, एक्स के जगह एस डाल दो। आपको क्या चाहिए? आर से रिवॉर्ड्स, डी से डायमेंशन, एस से स्टैंडर्ड्स। अब अपन ध्यान देते एक एक पार्ट का मतलब क्या होता है। रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशन मतलब क्या होता है? डायमेंशन में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ना है बेटा? रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स। पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे फिर रिजल्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स यूज करोगे तभी रिजल्ट पे पहुंचोगे। ध्यान देना, डिटर्मिनेंट्स यूज करोगे तभी रिजल्ट पे पहुंचोगे। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ो। अब सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, डिटर्मिनेंट्स का मतलब ही क्या होता है ये देखिए। दीज आर परफॉर्मेंस एरियाज विच इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स। ये वो परफॉर्मेंस के काम है जो आपको रिजल्ट में मदद करते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले ये ऑर्डर छोड़ो, इनका ऑर्डर छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट भाई कोई भी बिजनेस में क्या है? क्या मैं रिसोर्स वेस्ट कर दूं क्या? अरे कुछ भी बोल रहा है क्या सर? रिसोर्स वेस्ट क्यों करोगे? क्या मैं रिसोर्स वेस्ट कर दूं? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ आप लोग भी मेरे साथ मार्किंग कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है सर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कि भाई मेरे को जो रिसोर्सेज है वो मैं प्रॉपरली यूटिलाइज करूं, फालतू का वेस्टेज ना करूं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रॉपर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करूं। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। यस सर। अब जब मैंने रिसोर्स यूटिलाइज करना है, अब मुझे बताओ यार, एक मशीन है उसको तुम भी वैसा यूज कर रहे, मैं भी वैसा यूज कर रहा, उसमें मेरे को इंप्रूवमेंट कब मिलेगा? जब मैं इनोवेशन लाऊंगा, मैं उसको नए तरीके से यूज करूंगा। जब मैं उसको नए तरीके से यूज करूंगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रिसोर्स इनोवेशन। क्या बोलते हैं? इनोवेशन। बेटा रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब क्या सर? गुड्स या जो आपकी मशीन है या जो आपके रिसोर्सेज उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, कुछ वेस्ट नहीं करना अननेसेसरी। आप सब लोग अगर सेम टाइप से यूज करोगे तो आपको एज कैसे मिलेगा? आप आगे कैसे जाओगे? उसके लिए आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जब आप नए नए तरीके ढूंढोगे ना बेटा, तो तब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर पाओगे, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाओगे। भाई ये प्रोडक्ट क्या मस्त है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन, एप्पल क्या मस्त प्रोडक्ट बना था। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एप्पल जीरो जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे चलता है, जीरो वेस्टेज। ठीक है, दूसरा एप्पल इनोवेशन में बेस्ट है। फेस टाइम सब एप्पल निकाला है, बाद में सैमसंग या एंड्रॉइड ने कॉपी किया है। ठीक है, तो एप्पल इसमें लीडर है। एप्पल टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, इसीलिए इनोवेट कर करके क्वालिटी प्रोडक्ट देता है। यस सर, और फिर इसी कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल को भी पता है भाई दिवाली में इंडिया में लोग आईफोन खरीदते, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल आती है, तो दिवाली में वो ज्यादा फोन बनाएगा। क्या करेगा? दिवाली में ज्यादा फोन बना के रखेगा। ठीक है, क्योंकि दिवाली में एप्पल को पता है। सेम उसको पता है भाई अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च महीने में लोग कम खरीदते, टैक्स रिटर्न भरना है, ये भरना है, तो मार्च महीने में वो फ्लेक्सिबल रहेगा कि मार्च में कम बनाओ, दिवाली के टाइम अक्टूबर नवंबर में ज्यादा बनाना। डिमांड के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो समझे 4 पॉइंट्स? एक बार मेरे साथ फ्लो समझ लो। सर सबसे पहले तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कोई भी अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइज करोगे तो सब लोग अगर सेम कर रहे हैं तो आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा? आपको उसके लिए इनोवेशन लाना है। इनोवेशन लाओ। जैसे ही तुम इनोवेशन लाओगे तुम एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करोगे।
जैसे ही तुम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करोगे भाई तुम फ्लेक्सिबल रहते हो कि यार मुझे ना 6 महीने के लिए इतना सेल्स है, बाद के 6 महीने के लिए इतना, या मेरी 6 महीने बाद दिवाली है, डिमांड ज्यादा है, उसके बाद के 6 महीने डिमांड कम है, तो तुम फ्लेक्सिबल रहोगे। अरे सर इतना सिंपल कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान दी, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस को गोल्स अचीव करने। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जो आपको गोल्स अचीव करने, ठीक है, जो आपको बिजनेस को गोल्स अचीव करने। अब ध्यान देना, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विस विद कंसिस्टेंसी, क्वालिटी शुड बी जज फ्रॉम द आईज ऑफ द कस्टमर। बोला कस्टमर को टॉप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल समझो, कोप विद सडन इंक्रीज इन सेल्स डिमांड। समझा, दिवाली वाला एग्जाम्पल आईफोन। नेक्स्ट, इनोवेशन, एबिलिटी टू यूज बिजनेस टू डिवाइस न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, उससे अपने को आ गया रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, यूजिंग डिलीवरी बैंड टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ओनली बाय कैरिंग ऑथराइज्ड गुड्स। कोई वेस्टेज नहीं चाहिए। पता चला बोले ऑफिस की कार है, डायरेक्टर ही लेके घूमने निकल गया भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, सेक्रेटरी को लेके। ऑफिस की कार है, ऑफिस के ही काम आएगी। समझा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये चारों हो गए आपके डिटर्मिनेंट्स। जब आप ये चारों को फॉलो करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सर रिजल्ट्स मिलेगा, यस। अब मुझे बताओ, अपन सब सीए क्यों बन रहे हैं? फ्रैंकली बताना। सर पैसा कमाने के लिए। देयर इज अ फैक्ट, अपन सब ने सीए इसीलिए किया कि भाई पैसा आएगा, रिस्पेक्ट आएगी, ठीक है। क्या आएगा? पैसा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिजल्ट के बाद पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म बिजनेस को सस्टेन करवाएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और कितना भी बोलो यार, अपन कंपैरेटिव तो रहते ही है। यार मुझे 8 लाख का पैकेज मिला, मेरे दोस्त को 6 का मिला, वो इंजीनियर था, मैंने इसलिए सीए किया, मैं अच्छा हुआ। क्या वो? कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। कंपनी के केस में क्या था भाई, तुम्हें फाइनेंशियल फैक्टर्स मिल गए, फिर तुम सब कंपनी के कंपीट कर सकते ना, कि जैसे रिलायंस ने 100 करोड़ कमाया, मेरी अडानी है तो मैं भाई 98 करोड़ कमाया, तो 2 करोड़ पीछे क्यों हूं? ये सब फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो। कब? जब तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स के बाद ये सब आएंगे। पहले डिटर्मिनेंट्स कौन से? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोल के याद हो जाएगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बाद सर इनोवेशन। इनोवेशन के बाद क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जब ये करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, आप लोग अगले एस्पेक्ट पे जाओगे, जो कि होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद, बताओ 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 सर, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गिव इंडिकेशन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एट अ ग्लैंस इन मॉनेटरी टर्म्स, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना पैसा कमाया बेसिकली। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मतलब हाउ दे स्टैंड इन कंपैरिजन विद इट्स कॉम्पिटिटर। सिंपल, कंपैटिटर के साथ कैसे कॉम्पिटेबल है आप। ये हो गया आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। देन नेक्स्ट, अब डी हो गया, आरडीएस में से डी हो गया। अब अपन जाते हैं स्टैंडर्ड्स पे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? सर स्टैंडर्ड का मतलब होता है मेजर्स जो आप यूज करते हो, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तुम्हारा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो उसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करते हो। क्या करते हो? केपीआई का मतलब मैं बता देता हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे कि भाई कस्टमर से सेटिस्फेक्शन आ रहा है, इसके लिए क्या इंडिकेटर यूज करोगे? अपन ना कस्टमर को एक फीडबैक फॉर्म देते हैं, वो अपने को कहीं नहीं, कस्टमर केयर वाले बोलते हैं सर आप इस कॉल को 10 में से क्या रेट करोगे? वो ही रेटिंग को अपन क्या बोलते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। भाई मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो परफॉर्मेंस बताता है कि भाई कितने लोगों ने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को 9 दिया, 8 दिया, 10 दिया, वो बताता है। क्या बताता है वो? कि कस्टमर इफेक्टिवनेस कितना है। तो वो एक टाइप से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया। ऐसे आपके अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं केपीआई। अब जो भी आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाओगे ना, उसमें 3 चीजें ध्यान रखना। 3 चीजें क्या सर? 3 चीजें। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इक्विटी। इक्विटी मतलब वो बेटा इक्वली चैलेंजिंग हर पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। मतलब हर पार्ट ऑफ बिजनेस को कुछ ना कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चाहिए ही चाहिए, और वो इक्वली चैलेंजिंग थे। ऐसा नहीं कि आप अकाउंट्स वालों को बोल रहे हो कि बेटा तुम्हारे लिए तो देखो, अकाउंट्स वालों तुम्हारे लिए तो जब नफरा बोलेगा, नफरा तुमको रेट करेगा 90% पे, तभी हम तुम्हारा मानेंगे। और प्रोडक्शन वालों को बोलते हो कि जब डायरेक्टर रेट कर देगा ना 80% पे, तो चल जाएगा। यहां तुम एक्सटर्नल एजेंसी की रेटिंग गिन रहे हो, यहां तुम इंटरनल एजेंसी की रेटिंग गिन रहे हो। ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए बेटा बराबर चाहिए। कि भाई जैसे अपन अपने अकाउंटेंट्स वाले को बोलेंगे कि अगर ऑडिटर को तेरे अकाउंट्स में गलती नहीं मिली तो चल जाएगा। प्रोडक्शन वाले को बोलेंगे तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि कितने तेरे गुड्स प्रॉपरली बन रहे, कितने स्क्रैप नहीं बन रहे। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने।
इक्विटी चाहिए, इक्विटेबल चाहिए। इक्विटेबल मतलब बेटा सबके समान, सबको बराबर ही दो, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को टफ किसी को इजी, सबको बराबर दो, सब डिपार्टमेंट्स को। ओनरशिप ध्यान दो, इनको ना एक्सेप्टेबल होना चाहिए बेटा सबको। ऐसा है नहीं कि भाई नहीं नहीं इनको तो टफ दिया इजी दिया, वही एक्सेप्टेबिलिटी, नहीं तो स्ट्राइक हो जाएगी कंपनी में। एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, ठीक है। ओनरशिप मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स ठीक से हो उसकी ओनरशिप तुम्हारे पास है कि भाई, और सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्या मेरी ओनरशिप है, क्या है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर्स, एम्प्लॉय को बोलो कि भाई हाँ तुम लोग भी अपने वो दो दिमाग से आइडिया दो कि क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखे, उनको एक कंपनी का पार्ट बनवाओ, कंपनी के अंदर उनका डेटा लो, उनसे पूछो तुम क्या चाहते हो। ओनरशिप, इक्विटेबल ओनरशिप, इक्विटी ओनरशिप। और लास्ट में अचीवेबल, बेटा केपीआई ना तुम्हारे अचीवेबल होने चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते कि बेटा देख अगर तेरे को अगर 100 में अपने टोटल 1000 कस्टमर है, पूरे 1000 कस्टमर ने तेरे को 10 स्टार रेटिंग देनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कुछ लोग तो साला ऐसे ही 1 स्टार देते, चल बोले क्या 1 स्टार देके देखते। तो अनरियलिस्टिक मत रखो यार केपीआईज, एकदम अनरियलिस्टिक नहीं। आप लोग भी ये चीज समझो, जब आप लोग पढ़ने बैठते हो ये मत सोच के बैठो आज तो मैं एकदम फाड़ दूंगा, देख 20 घंटे पढ़ूंगा। अरे इतना अनरियलिस्टिक कौन करता है? 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे तब जाके इफेक्टिवली 8 घंटे पढ़ाई होनी है। 20 घंटे का मतलब इतना अनरियलिस्टिक। इक्विटेबल रखो, चैलेंजिंग रखो, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, इसके लिए अपने स्टडीज का ले लो, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, ओनरशिप लो, हर सब्जेक्ट को प्यार करो, या हर सब्जेक्ट से भाई समझो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट में ये चीज टफ जाती है, ये चीज ईजी जाती है, ठीक है। क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है सीए फाइनल में, ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शनल 50 मार्क का है और कॉस्टिंग 100 मार्क का है, सब 100 मार्क का है, सबको इक्वली पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए बराबर चैलेंजिंग चाहिए, और अचीवेबल टारगेट्स रखना ना दिन के। ये हो गई आपके स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे आप मेजर करते हो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा चल रहा, ठीक है। अब क्या क्या होगा अपना आरडीएस में से बताओ सर, डायमेंशंस हो गया और उसके बाद स्टैंडर्ड्स हो गए। अब रिवॉर्ड्स, मुझे बताओ जब एम्प्लॉयज ने अच्छा काम कर दिया उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना, रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। हाँ सर रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा, तो रिवॉर्ड कैसे होने चाहिए? रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, आप मेरे को बताना रिवॉर्ड कैसे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर होने चाहिए बेटा, उसको पता तो चलना चाहिए उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। एकदम कंफ्यूजिंग कुछ ऐसा खतरनाक सा पता नहीं कौन से मैथमेटिशियन से कैलकुलेशन लेके आओ, ये कैलकुलेशन लगेगा। वो एम्प्लॉय बेचारा जिंदगी भर सोच ही रहा है इस पे कैसे काम होगा, इसका मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है कि भाई मेरे को बच्चे का कैलकुलेशन करना है, क्या करना है। तो क्लियर होना चाहिए, उसको क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए कि तू ये काम करेगा, तेरी अगर इतनी एफिशिएंसी रही तो तुझे रिवॉर्ड देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ये बोलते हैं कि भाई अगर तेरा स्क्रैप का अगर तू टोटल 100 गुड्स बनाता है, 90% तेरे अच्छे गुड्स बन रहे तो हम तेरे को रिवॉर्ड देंगे। क्लियरली उसको बोलो 90% गुड्स, क्लियरली, ऐसा नहीं कि 9 स्क्वायर प्लस 9 करेगा तो ही तेरे को मिलेगा, उसको नहीं पता, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करो 90%। 100 में से 90 गुड्स अच्छे रहने चाहिए, 10 स्क्रैप रहे हमें चलता लेकिन 90 अच्छे चाहिए, ऐसे क्लियरली मोटिवेट करो। क्या करो? क्लियरली मोटिवेट करो। दूसरा, जब आप उसको क्लियर बताओगे तो उसको मोटिवेशन आएगा, यार मैं और काम करता हूं, अभी मैं 80 गुड्स कर पा रहा काम करता हूं मैं और एफिशिएंटली काम करता हूं, मैं मोटिवेट हूं, मुझे और पैसा मिलेगा। और पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं, और मोटिवेशन आएगा उसको कि यार मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, मैं और सक्सेसफुल होऊंगा, ठीक है। रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन ऐसा चाहिए कि भाई उसको रिवॉर्ड्स की मैसेज है कि उसको मोटिवेट करे, उसको और काम करने पे मजबूर करे, उसको काम करने में खुशी हो, जैसे अपने हालसे रोवन स्कीम पढ़ी आपने इंटर में वैसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंट्रोलेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जो उसको रिवॉर्ड दे रहे ना वो चीज पे देना जो उसके कंट्रोल में हो। सर मतलब अपन ने क्या बोला, अपनी बस चलाने का काम है। अपन ने बोला जितने टिकट्स जितने तू टिकट्स बेचेगा, हीरा ठाकुर सूर्य, वो कौन सी पिक्चर थी मैं नाम भूल गया, लेकिन हीरा ठाकुर के पिक्चर। अब उसमें यार बस चलाने पे अपन बस चलाने वाले को बोलते हैं कि जितने तू टिकट्स बेचेगा उससे अच्छा। उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने फीमेल सेक्रेटरी वो रखी थी, कलेक्टर। अरे यार इसमें बेचारे लोग, इसमें बेचारे बाकी कंपनी वाले क्या करेंगे, तो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, तो जो चीज उनके कंट्रोल में उसी पे उनको रिवॉर्ड देना। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अपनी सीमेंट की फैक्ट्री है, क्या है बेटा, नहीं सीमेंट की छोड़ो, अपनी ना, हाँ अपनी फॉर एग्जाम्पल इसकी फैक्ट्री बर्फ गोले की, अपन बर्फ बना के बेचते, अपन बर्फ बना के बेचते, अपन ने बोला हुआ अपने सेल्स मैनेजर को कि तू जब 1 टन बर्फ बेचेगा मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, 1 टन पे 1 लाख, ठीक है। हाँ सर, अब कोविड आ गया,
बीच साल में कोविड ही आ गया भाई। याद है ना 2020 में मार्च में आया था, उस टाइम ही बर्फ बिकती है बर्फ गोले के लिए, उसी टाइम कोविड आ गया। अब क्या होगा, अब उसकी थोड़ी गलती, उसने थोड़ी कोविड लाया सेल्स वाले ने। अपन ये तो नहीं बोल सकते तूने नहीं बेचा भाई तेरे कारण ये हुआ, ये उसके कंट्रोल में ही नहीं है। जो चीज उसके कंट्रोल में है उस पे, जैसे जब चीजें नॉर्मल हुई तब भी तू बर्फ नहीं बेच पा रहा भाई, अब तेरी गलती है। लेकिन कोविड आ गया, उसकी क्या गलती, एक पैंडेमिक था, सब पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है, आईसीआई अफेक्ट हुआ है, तो जब सब अफेक्ट हुए तो उसमें उसकी गलती है ही नहीं। तो रिवॉर्ड्स ऐसे करो, रिवॉर्ड्स सबसे पहले तो बेटा क्लियरली बताओ, वो मोटिवेटिंग चाहिए। और लास्ट में बेटा वो रिवॉर्ड्स ना सिर्फ उसी चीज पे देना जो उसके कंट्रोल में हो। जो उसके कंट्रोल में नहीं है उस चीज पे अपन अगर उसको रिवॉर्ड्स काटने लगे ना तो मोटिवेशन चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी, एम्प्लॉय शुड ओनली बी रिवॉर्डेड या पेनलाइज, आप उसको पेनलाइज भी कर सकते हो, बाय द रिजल्ट ओवर विच दे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रोल हो इन्फ्लुएंस हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज पे, ऐसा नहीं कि आज सिक्का अगर हेड्स आए तो तेरे को रिवॉर्ड दूंगा, टेल्स आए तो तू निकल, ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर एक रीजन चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम होगा। ये है अपना बिजनेस फ्रिजगल्स एंड मून मॉडल। क्या क्या है बेटा, याद कैसे करना है सर, ये तो सिंपल है। बिल्डिंग कैसे उड़ाते हैं सर, आरडीएक्स लगा के, एक्स चाहिए नहीं उसके जगह एस, तो आर से रिवॉर्ड्स, डी से डायमेंशंस और एस से स्टैंडर्ड्स। डायमेंशंस में अपन ने दो चीजें पढ़ी, रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का फ्लो बताओ सर, डिटर्मिनेंट्स का फ्लो बहुत सिंपल है। डिटर्मिनेंट्स के फ्लो में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उसके लिए अपने को इनोवेशन लगाना पड़ता है ताकि अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है अपन फ्लेक्सिबल रहे, अपन प्रॉपरली जब डिमांड हो उस हिसाब से काम कर सके। सर जब अपन ये किया तो अपन को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझता है रिजल्ट्स में कि अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद अपन कंपैरेटिव परफॉर्मेंस बाकी कंपनीज के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर, ये हो गया डी से। फिर आर से क्या होता है रिवॉर्ड्स, और एस से क्या होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स में अपन केपीआई, मतलब अपन परफॉर्मेंस मेजर कैसे करते हैं, केपीआई से। स्टैंडर्ड्स कितने टाइप के होते हैं सर, इक्विटेबल, मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए बराबर चैलेंजिंग केपीआई चाहिए, इक्विटेबल। उसके बाद सर इक्विटेबल के बाद सर वो ओनरशिप, हर आदमी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कर रहे कुछ लोग नहीं कर रहे, ओनरशिप। देन उसके बाद वो अचीवेबल होना चाहिए भाई, रियलिस्टिक होना चाहिए केपीआई। फिर आर डी एस, अब आर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए सर, सबसे पहले क्लियरली बताओ, उसके बाद वो मोटिवेटिंग होनी चाहिए, और तीसरा सिर्फ वही चीज पे होनी चाहिए जिसपे उनका कंट्रोल हो। तो कैसे होनी चाहिए, क्लियर, मोटिवेटिंग और जिसपे उनका कंट्रोल हो, कंट्रोलेबिलिटी। खत्म, आरडीएस हो गया। अब सर ये क्यों इतना काम का है बेटा, ये इसीलिए काम का है, एक सेकेंड ना, खुल जा नोटेबिलिटी। हाँ, ये जो आपकी केस स्टडीज है ना दो, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा सेम, आपको मैं एक और बता देता हूँ, स्किल बेस्ड असेसमेंट और केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 तो पूरी की पूरी आरडीएस पे, पूरी की पूरी, कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी आरडीएस पे ये केस स्टडी 2। तो आप केस स्टडी 2 तो पूरी आरडीएस से ही कर लेना। ठीक है, ये वाली केस स्टडी जो है, ये जो आपकी केस स्टडी 1, जो सॉरी केस स्टडी, हाँ केस सिनेरियो एसएबीक्यू, हाँ जो आपका एसएबीक्यू 2 है, स्किल्स असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ। स्किल्स असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है, एक सोप नाम से ब्यूटी पार्लर की कंपनी है। क्या है बेटा, सोप नाम से ब्यूटी पार्लर की कंपनी है, उसके 150 सेंटर्स है। कितने हैं बेटा सर, 150 सेंटर्स है उसके ऑल ओवर इंडिया में। अब हर एक सेंटर ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है, सब सेंटर अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं। इनका मिशन स्टेटमेंट क्या है पता है आपको, इंस्पायर एंड एनहांस ब्यूटी थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एनहांस करना है थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये लोग की ना एक खुद की वेबसाइट है, क्या है, खुद की वेबसाइट है, जिसमें ये लोग ब्लॉग्स डालते हैं ब्यूटी टिप्स के। कौन सी, ये सूप, ये ब्यूटी टिप्स के व्लॉग डालते हैं। और ये कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, इंस्टा यूट्यूब फेसबुक। छोटी छोटी रील्स बनती ना वही है इंस्टा यूट्यूब फेसबुक, छोटी छोटी रील्स बनती ना वही है। इसमें सारी सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन चैनल ही होती है सारी। अब इनका मेन मोटिवेशन क्या है सर, इनको क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करनी, ध्यान दो क्या करनी है बेटा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ताकि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाए। और सर्विस कस्टमाइजेशन का भी ये लोग ऑप्शन देते हैं, ब्राइडल मेकअप, या फिर आपको सिर्फ आज डेट पे जाना है वैसा मेकअप, एज द केस में भी। और ये लोग क्लाइंट्स फीडबैक लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं। ये चीज़ें इधर लिखी हुई है, देखो एम्फेसिस देते हैं लोग सर्विस कस्टमाइजेशन पे, प्रोफेशनलिज्म पे, क्लाइंट्स फीडबैक पे। फिर इनके यहाँ क्या रूल है, ऐसे एम्प्लॉयज जो 3 साल से ज्यादा काम कर चुके, कितने साल से ज्यादा सर, सर 3 साल से ज्यादा, उनको सीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सीनियर बोलेंगे। ऐसे एम्प्लॉयज जो 3 साल से कम काम कर चुके उनको जूनियर्स। और
ठीक है, समझो ऐसे एम्प्लॉयज जो 3 से ज्यादा सीनियर, 3 से कम जूनियर, और कस्टमर इनका रेट कर सकता है 1 to 10 ऑनलाइन, जिसमें 10 बेस्ट है 1 वर्स्ट है। कस्टमर रेट कर सकता है आफ्टर एवरी सर्विस। ठीक है, अब यहां तक का हो गया। हाँ सर, सीनियर जूनियर। अब ना इनका एक खुद ही का ग्रुप है। अब मैंने बताया ना इनके टोटल 150 सेंटर्स है। 150 सेंटर्स, एक फ्रेंचाइजी का काम है इनका। इनका 150 सेंटर है। तो इसमें से एक कोई सेंटर है रूप नाम से, एक कोई सेंटर है रूप नाम से। उसने क्या किया, उसने 3 सर्विसेज लॉन्च करी है। क्या करिए, इनोवेट करके 3 सर्विसेज लॉन्च करिए। क्या वो क्या करते, फ्री कूपन देते 600 रुपए का। कब, जब 1200 के ऊपर सर्विस हो। 1200 के ऊपर आप कोई भी सर्विस कराओ तो आपको एक कूपन मिलेगा 600 रुपए का। ठीक है, वेरी गुड। आपको हेड मसाज मिलेगी, वो ऐसे 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 हेड मसाज करते ना, वो 240 की, जो यूजुअली 480 की लेती है। कब, अगर आप 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग करवा लो। अगर बेटा आप 10 दिन पहले एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करवा लो तो आपको जो 480 की मसाज है वो हम 250 रुपए में देंगे। ये रूप लिमिटेड है, इनकी एक फ्रेंचाइज है, एक सेंटर है। ये हेयर कट 120 में करवाएंगे, जो 360 होता। जो भी हेयर स्पा ले रहा ना, उनको कटिंग 120 रुपए में। कॉम्बो ऑफर नहीं होता क्या, ये करवा लो तो वो फ्री। तो इन्होंने 3 ऑफर लाए थे। 600 रुपए का कूपन देते थे 1200 की शॉपिंग पे। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट, हेयर मसाज देते थे 240 में, 480 का, ये देखो यहाँ काटा हुआ है। 480 का 280 में, 480 का 240 में देते थे, प्रोवाइडेड 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग करवाओ। हेयर कट 120 में देते थे, 360 का, अगर आप हेयर स्पा भी साथ में ले रहे हो तो। क्या ले रहे हो, हेयर स्पा भी साथ में ले रहे हो। अब इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, दीज 3 न्यू सर्विसेज पैक। ये तीनों सर्विसेज का रेवेन्यू कितना है, ये देखिए 792। तो जो कूपन वाली है उससे आपको 7,92,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जो आपकी दूसरी सर्विस है उससे 696, जो हेयर मसाज वाली है 6,96,000। और जो तीसरी सर्विसेज है उससे 6,48,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कितना हुआ है, 6,48,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, अब बाकी जो सेंटर्स, ये तो रूप एक सेंटर, इसके अलावा जो बाकी सेंटर है ना, उन्होंने भी कुछ कंपेरेबल सर्विसेज लाई है उनके यहाँ, जिसमें उन्होंने कमाया बेटा 5,28,000 और 5,04,000। कोई तो उन्होंने भी सर्विस लाई होगी जिसमें उन्होंने भी इतना कमा लिया, 5,28,000 और 5,04,000। ठीक है, अब ध्यान देना। अब क्या बोल रहा है, कस्टमर रेट दी सेंटर वाला मैंने बता दिया। आपको बोल रहा है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ रूप का परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर सेंटर्स। अदर सेंटर्स के रिस्पेक्ट में बताओ। अब एक एक सेंटर उठाओ, चलो। सबसे पहले बेटा डायमेंशन में जाते हैं अपन, कलर चेंज, डायमेंशन, सॉरी रेड कलर ही जाते हैं। डायमेंशन में जाते हैं, उसमें सबसे पहले रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, रिजल्ट्स क्या होता है, मैंने समझा दिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में जाओ। चलो, ये देखिए, अब यहाँ मैंने रिजल्ट्स लिखा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में जाते हैं अपन। क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑफ कोर्स अपन ने ऑर्डर याद करने के लिए तो क्या पढ़ा, सबसे पहले रिसोर्सेज, उसके बेसिस पे इनोवेशन, उसके बेसिस पे क्वालिटी, और लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी। यस सर। अब सबसे पहले अपन ध्यान दें क्वालिटी पे। आइए इधर, ये जो आपको टेबल दिया, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्वालिटी पे एक चीज ध्यान दीजिए। हाँ सर, क्वालिटी पे क्या ध्यान देना है मेरे को बताओ। ये देखो, कस्टमर क्वालिटी सर्विसेज मान रहे 8677। रूप लिमिटेड ज्यादा क्वालिटी सर्विसेज दे रही है कंपेयर टू अदर। तो ये एक पॉइंट हो गया क्वालिटी रिलेटेड। यस सर, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। कस्टमर फीडबैक 86 एंड 77%। तो इसका मतलब क्या है, कस्टमर आर हाईली सेटिस्फाइड। अभी ऑफकोर्स डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कस्टमर्स आर हाईली सेटिस्फाइड। दूसरा, मुझे एक चीज बताओ, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गए तभी, सॉरी, कस्टमर सेटिस्फाई हो गए तभी वो बाद में आएंगे, अगले बार में आएंगे। यस सर, ये देखिए, रिटर्निंग कस्टमर कितने हैं, 1510 है। 1605 है इधर, इधर 15,000 में से 1510 है। मतलब ऑलमोस्ट 10% कस्टमर रिटर्न, सॉरी ये बहुत बड़ी इसका हो गया ना। इधर ऑलमोस्ट 10% कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, और इधर करेंगे 1605 डिवाइडेड बाय 19260, इधर 8.33। मतलब बेटा रूप लिमिटेड में ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, रिटर्निंग कस्टमर। और रिटर्निंग कस्टमर कब आएंगे, जब क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्वालिटी के दोनों पॉइंट्स हो गए, तो इन दोनों को काट देना पेपर में भी, क्योंकि एक जगह एक ही पॉइंट आता है इसमें जनरली। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, देख लो। क्वालिटी रिलेटेड हो गया। हाँ सर। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब क्वालिटी के बाद क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी को पढ़ते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, ध्यान दो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मुझे एक चीज बताओ, आपने वेबसाइट हिट इतना, उसका ऑनलाइन कंप्लीशन इतना, वेबसाइट हिट इतना, ऑनलाइन कंप्लीशन इतना, वही फ्लेक्सिबिलिटी में बताया। सॉरी 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 सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं हो, टाइम टेकन, समझो, फ्लेक्सिबिलिटी में टाइम टेकन पर जॉब पे ध्यान है। किस पे जाना है, टाइम टेकन पर जॉब पे। क्या जाना है बेटा, टाइम टेकन पर जॉब पे। इसको मिटा दो अभी के लिए, टाइम टेकन पर जॉब पे। अब इस पे ध्यान देना। मुझे एक चीज बताओ, टोटल टाइम यहाँ 24 घंटे लगा, 24,000 समथिंग आवर्स लगा है, यहाँ 25 आवर्स लगा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कितने, कितना फटाफट है, कितना डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हो। यहाँ टोटल, सॉरी, यहाँ टोटल कितने कस्टमर्स आए थे, ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ टोटल आए थे बेटा 9915, और यहाँ 12,270, यह लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज बुकड ऑनलाइन एंड कंप्लीटेड, बुकड ऑनलाइन एंड कंप्लीटेड 9915 12270। ये इन्होंने 9915 के लिए 24,000 टाइम लगाया, इन्होंने 12,000 के लिए 25,000 लगाया। क्या सोचोगे कौन ज्यादा अच्छा है? सर सेंटर अच्छा है, उसने फटाफट काम किया, लिखा हुआ मैंने भी यही है, देखिए इनको 2.43 लगा है, इनको 2.11 लगा है। 24,120 अपॉन 9915, 25,880 अपॉन 12,270। अब आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट है, अपने रूप को तो ज्यादा लग गया, तो सर रूप इज टेकिंग मोर टाइम। आप में से काफी लोग यही सोचोगे, अरे हाँ सर रूप इज टेकिंग मोर टाइम, हम में से काफी लोग यही सोचने वाले, रूप इज टेकिंग मोर टाइम। अब ध्यान देना, इसके दो मतलब होते हैं। जो लोग नेगेटिव हो गए ना, वो लोग सोचेंगे सर रूप में तो सब लोग स्लो ही है, काम ठीक से नहीं करते, रूप में तो सब लोग स्लो ही है, काम ही ठीक से नहीं करते। ठीक है, और मेरे जैसे लोग क्या सोचेंगे, बेटा ये लोग टाइम ले रहे हैं तो मतलब ये लोग क्वालिटी दे रहे हैं, टाइम लग रहा है तो क्वालिटी दे रहे हैं, और क्वालिटी के लिए अपन ने यहाँ ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही दे रहे हैं अपन। क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं देते तो कस्टमर वापिस आता क्या, नहीं सर। कस्टमर अच्छे फीडबैक देता क्या, नहीं सर। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, कि अपन एक एक कस्टमर को क्वालिटी ट्रीट कर रहे हैं। भले ही टाइम ज्यादा लग रहा, लेकिन अपन क्वालिटी पे ध्यान दे रहे, क्वांटिटी पे नहीं। काय पे ध्यान दे रहे हैं बेटा, क्वालिटी पे ध्यान दे रहे, क्वांटिटी पे नहीं। ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, देन अब इनोवेशन। बेटा इनोवेशन पे ध्यान दो। ये तीन सर्विसेज मैंने नई लाई ना, क्या ला, इनोवेट किया ना। हाँ सर, ये तीन सर्विसेज तो आपने नई लाई है, मतलब आपने इनोवेट किया है, कुछ तो नया लाया है। तो इनोवेशन से मैंने कितना कम है, 792 प्लस 696 प्लस 648, कितना होता है वो, 792 प्लस 696 प्लस 648, 2136। ये देखिए वही लिखा हुआ है, टोटल ऑफ न्यू सर्विसेज। इन तीनों को ऐड करो, चलो मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है, 792 प्लस 696 प्लस 648, इन तीनों को ऐड करा, हाँ सर, तो वो हो गया टोटल इसका रूप का। सिमिलरली सेंटर ने कितना कमाया, 5,28,000 प्लस 5,04,000, 10,32,000, 10,32,000। कितना कमाया सेंटर ने, 10,32,000। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कुछ, देखो कितना हो रहा है इन तीनों का टोटल, 792 प्लस 696, सॉरी 792,000 प्लस 696 ट्रिपल हंड्रेड प्लस 648 ट्रिपल हंड्रेड, सॉरी 2136 आएगा इधर, माय बैड। यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने लिए, ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको मिटा के चेंज करवा दे। 21,36,000, तो ये परसेंटेज कितना आएगा, 23.4। हाँ सॉरी, मैंने लिखने में मिस्टेक करी होगी, क्या समझा क्या, 23.4 ही आएगा। अब ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू अपने इतना कमाया ना, और उसमें से इन तीनों से इतना रेवेन्यू कमाया, तो टोटल आपने जो आपका रेवेन्यू है उसका इनोवेशन के कारण कितना कमाया। सर इनोवेशन के कारण तो सर मैंने 23.4 कमाया, कितना कमाया, 23.4 कमाया। इनोवेशन के कारण मैंने 23.4 कमाया, और सर सेंटर ने इनोवेशन के कारण सर 9.5 कमाया। कितना कमाया, 9.5 कमाया। इनोवेशन इज गुड एज रूप हैज इंक्रीज इट्स रेवेन्यू वाया न्यू सर्विसेज। जो तीन नई सर्विसेज है, कूपन वाली, हेयर मसाज के साथ वो स्पा वाला कुछ 10 दिन पहले का, और एक और कोई सर्विसेज, कौन सी है तीनों, ये देखिए, हेयर मसाज, हेयर कट और सर्विस, इन तीनों, कूपन कूपन, इन तीनों के कारण आपने ज्यादा रेवेन्यू कमाया कंपेयर टू जो सेंटर ने कंपेरेबल सर्विसेज। मतलब आप इनोवेट भी अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। एंड क्या हो गया, अब लास्ट,
इनोवेशन हो गया, आई गेस इनोवेशन लास्ट था ना, नहीं सर रिसोर्स यूटिलाइजेशन बचा हुआ है, वेरी गुड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बचा हुआ है। अब मुझे बताओ, यहाँ सीनियर ब्यूटिशियन 90 है, यहाँ जूनियर ब्यूटिशियन 60 है, रेशियो क्या है? बताओ बताओ बताओ, रेशियो क्या है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 150 है ना, रेशियो बोल रहा हूँ, सॉरी रेशियो बोल दिया, टोटल। टोटल है 90 + 60, हाँ सर। और यहाँ कितने हो गए सेंटर में? 110 + 55 कितने हो गए? 110 + 55 दैट इज 165। तो सेंटर में टोटल है बेटा 165। कितने सेंटर में टोटल? 165। रेवेन्यू तो फिक्स ही है, रेवेन्यू तो लिखा हुआ ही है, यस सर। तो अपन ने रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना कमाया? रूप ने 6840, कितना? 60,840। मतलब अपने एम्प्लॉयज को बराबर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसका जो काम है उसको अच्छे से वो बता रहे हैं। और सेंटर ने कितना कमाया? 65,860। क्या कमाया सेंटर ने? 65,860, मतलब सेंटर ज्यादा कमा रहा है। हाँ सर, सेंटर ने पर एम्प्लॉय ज्यादा कमाया रादर देन जो रूप ने कमाया। क्यों? क्योंकि एवरेज टाइम रूप को ज्यादा लग गया, रूप को एवरेज टाइम ज्यादा लगा। पर ने कहा निकाला, ये देखिए, रूप को एवरेज टाइम ज्यादा लगा। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ 90 में से 6, सॉरी, यहाँ टोटल एम्प्लॉयज 150 में से 60 लोग जूनियर है, मतलब 60/150, तो यहाँ 40% जूनियर है रूप में, और यहाँ कितने? यहाँ 50% जूनियर है। अरे समझ रहा क्या? यहाँ जूनियर कितने? 60/150 परसेंटेज, अराउंड 40% लोग इधर जूनियर है, और इधर है 33%, माय बैड, इधर 33% लोग जूनियर है। समझ रहा क्या? सेंटर में कम जूनियर है, रूप में ज्यादा जूनियर है। अब जूनियर लोग तो थोड़े स्लो ही काम करेंगे, यस सर, जूनियर लोग तो थोड़े स्लो ही काम करेंगे, हाँ सर, इसलिए तो सीनियर नहीं है। तो देखो, लेस एक्सपीरियंस स्टाफ, अरे हाँ सर, एक्सपीरियंस स्टाफ ही नहीं है। एक्सपेंसेस भी कम है बेटा, जूनियर लोगों को सैलरी भी कम ही मिलती है ना कंपेयर टू जो सीनियर है, ये तो डीम्ड है। और इसको नेगेटिव मत देखो यार इस चीज को, क्योंकि भले एक्सपीरियंस और ये सब कम है, लेकिन क्वालिटी किसकी ज्यादा है? क्वालिटी सर तो अपने तो रूप की ज्यादा है, अपन ने ऊपर पढ़ा है, क्वालिटी तो रूप की ज्यादा है, यस सर। अब ये सारी चीजें हो गई, डिटर्मिनेंट्स हो गए, अब अपन रिजल्ट्स पे जाते हैं। हाँ सर, रिजल्ट्स पे जाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लो, सिंपल सिंपल, जीपी रेशियो निकालो। जीपी रेशियो कितना है? ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये नेट मतलब रेवेन्यू है, टर्नओवर बोल दो आप। 4850,400 डिवाइडेड बाय 9126,100, 53% है रूप का। रूप का जीपीए 53%। सिमिलरली जब आप दूसरे वाले का जीपी निकालोगे सेंटर का, तो आएगा 47.3। कितना आएगा? 47.3। नेचुरली रूप का जीपी ज्यादा है, यस सर, रूप का जीपी ज्यादा है। अब अगर अपन नंबर ऑफ ब्यूटिशियन भी देखें, तो रूप में 1.5 है, मैंने अभी वो निकाला, हर 90-60 का ना, तो हर 1.5 सीनियर और एक जूनियर, एक जूनियर के लिए 1.5 सीनियर है। यहाँ 2 सीनियर है एक जूनियर के लिए, सेंटर में जूनियर्स कम है, जबकि रूप में जूनियर ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? नेचुरली बेटा रूप के एक्सपेंसेस कम हो गए ना, जूनियर को कम सैलरी देनी पड़ती, इनको सीनियर्स को ज्यादा देनी पड़ेगी, तो लेस सैलरी एक्सपेंस। ये हो गया एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अपन कॉम्परेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं। अपन ने टोटल, देखिए, अपन ने कितना जीपी रेशियो कमाया कंपेयर टू सेंटर, वही लिखा हुआ इधर, ये देखिए, ये भी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है। एक और है, अपन ने टोटल कमाया 53, उसने कमाया 47.5, कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जगह कंपैरिजन हो सकता है, ध्यान देना इधर, देखिए, अपने रूप में नंबर ऑफ वेबसाइट्स के हिट जो है वो 15,000 है। कितना है बेटा? 15,000 है। और वही सेंटर में 19,000 है। कितने? 19,000 है, ये तो ज्यादा हो गया। अरे आगे सुनो, 15,000 में से अपन ने 9915 लोगों ने अपनी सर्विसेज ली है, तो 9915 डिवाइडेड बाय 15,1010, मतलब 66% लोगों ने जो वेबसाइट पे आए थे उन्होंने सर्विस बुक करी है। यहाँ कितना? 12,270 डिवाइडेड बाय 19,260, यहाँ 63%। कहाँ ज्यादा है सर? रूप में ज्यादा आया है। कहाँ ज्यादा है सर? रूप में ज्यादा है, देखो वही लिखा हुआ है, रूप में 66.6006% लोगों ने सक्सेस हुआ, या 63.17%। तो रूप में ज्यादा है, मतलब अट्रैक्टिव है, मतलब कस्टमर लाइकली आ रहे हैं, कस्टमर लाइकली आ रहे हैं। और ये चीज अपन एक और जगह से टैली कर सकते हैं। सर कहाँ से? बेटा यहाँ से, देख, कस्टमर का फीडबैक अच्छा है, ये देखो, कस्टमर रिपीटेटिव कस्टमर है, समझा?
क्या होता, रिवॉर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड्स। अपन ने एक एक एस्पेक्ट पढ़ा, इसमें एक एक एस्पेक्ट पढ़ा। हाँ थोड़ा फास्ट गया हूँ मैं केस स्टडी में, क्योंकि अभी मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, केस स्टडीज एग्जाम में खुद जम जाती। तुम्हें याद रहेगा रिवॉर्ड्स, क्वालिटी, सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और एक कौन सा है, बता बता बता, इनोवेशन। उन सब के अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस रिजल्ट्स होता है, और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी और ये चारों होता है, ये चारों आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो वही चीज़ है। फिर इसके बाद अभी आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स सपोर्ट डायमेंशंस इन ब्लॉक केस मॉडलिंग। बेटा स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स को एक्सप्लेन करना है सिंपल, मैंने इसी वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। काम का सिर्फ ये डायमेंशंस के रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ये हो गई आपकी स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 2। स्किल बेस, ये देखिए स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देन अब सर केस स्टडी, इस बार की जो केस स्टडी है ना 2 वाली, वो भी सेम है बेटा, फ्रिट्ज एंड मून मॉडल पे ही है। तुम पढ़ोगे तुमको डायरेक्टली आ जाएगा, कुछ भी समझाने की बात नहीं है, जो मैंने सेम चीज समझाई वो सेम फ्रिट्ज एंड मून मॉडल है, वो ही लिखा हुआ है उधर, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज केस स्टडी है, ठीक है। इसको स्किप भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम अपन ने उधर कर ली है। समझा क्या, सिंपल। चलो, थैंक यू।